सच का सामान हूं मैं, कल्पना की उड़ान हूं मैं, लहरों की ताकत हूं मैं, दिलों की चाहत हूं मैं, दूर की तस्वीर हूं मैं, किनारों की तकदीर हूं मैं, बेखौफ बहते दरिया की ताकत की पहचान हूं मैं, विज्ञान हूं मैं। जी हां, मैं विज्ञान आपके साथ एक बार फिर। मेरे अंतहीन सफर में कई ऐसे पड़ाव हैं जहां एक पल रुककर चिंतन करना, पुरानी बातों को याद करना अच्छा लगता है। अब जैसे संचार यानी कम्युनिकेशन की ही बात ले लीजिए। कहां डॉट और डैश वाली मॉर्स कोड टेलीग्राफी और कहां इंटरनेट। कितना अंतर है ना। पर यही अंतर तो मेरी पहचान है, और मेरी इसी पहचान से रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं ये दो बच्चे जो अपने दादाजी के साथ मुझसे मिलने आए हैं। विज्ञान रेल के इस चौथे डिब्बे में जहां संचार और सूचना तकनीक से जुड़ी मेरी कई तस्वीरें हैं। अक्षय, अरे हाथ नहीं लगाते, इधर आओ। ये देखो, टेलीग्राफ। ओह, मोर्स कोड। तो तुम इसके बारे में जानते हो? हाँ हाँ, पहले जमाने में टेलीग्राफ से ही तो एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज भेजा जाता था। दादाजी, ये काम कैसे करता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल से ना। बिल्कुल करेक्ट। अब मान लो हमने ए लिखना है, तो हम लिखेंगे डॉट और डैश। डॉट का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की छोटी पल्स, और डैश का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी पल्स। तो इस तरह से हम सभी अक्षरों की कोडिंग करके अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे। दादाजी, ऐसा तो यकीन ही नहीं होता कि आज हम मोर्स कोड से एसएमएस और ईमेल तक पहुंच गए हैं। अरे इसी का नाम तो साइंस है, नई दुनिया की बेहतर खोज। है ना आश्चर्य की बात। कितना लंबा फासला तय करके पहुंचे हैं हम यहाँ। अगर संचार साधनों की बात करें तो हिंदुस्तान में मेरी जड़ें थोड़ी देर में जमी। मेरा मतलब है टेलीफोन आदि का आगमन बाकी देशों में पहले ही हो चुका था। पर एक बात पर मुझे गर्व है, और वो है हिंदुस्तान जैसी बड़ी आबादी वाले देश में टेलीफोन लाइनों के जरिए छोटे से छोटे गांव तक मेरा पहुंच जाना। और इसका श्रेय जाता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक यानी C.DOT के वैज्ञानिकों और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को, जिन्होंने छोटे छोटे रूरल एक्सचेंजेस बनाकर टेलीफोन की सुविधा को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। ये कितनी खुशी और संतोष की बात है कि आज लगभग टेलीफोन की 3000 लाइनें प्रति घंटे बिछाई जा रही हैं। मोबाइलों और इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या भी हर दिन बढ़ती जा रही है। आज पूरे भारत में जहां एक ओर तकरीबन 4 करोड़ 60 लाख लोग मोबाइल फोन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, वहीं फिक्स टेलीफोन लाइंस की संख्या भी 4 करोड़ 45 लाख के लगभग पहुंच चुकी है। जहां तक इंटरनेट यूजर्स की संख्या का सवाल है तो ये बेहद क्रांतिकारी तरीके से बढ़ी है। सन 2000 में जहां इंटरनेट यूजर्स की संख्या मात्र 2 करोड़ थी, वहीं आज ये बढ़कर 5 करोड़ से भी अधिक पहुंच चुकी है। ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के जरिए आज टेलीफोन कॉल्स की और ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम कम होती जा रही है। नई नई तरह की इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल स्विचेस की मदद से टेलीफोन एक्सचेंजेस आज ज्यादा से ज्यादा कॉल एक समय में हैंडल कर सकते हैं। अभी हाल ही में जब BSNL ने सैकड़ों मील ट्रेवल करने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत की, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मैं इनके काम आ सका, वरना पता नहीं इनका ट्रक कब और कहां धोखा दे जाए।
20वीं शताब्दी का मेरा इतिहास जब भी लिखा जाएगा, एक चीज के लिए मुझे हमेशा याद किया जाएगा, और वो है कंप्यूटर्स यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पर हमारे आदित्य को यह समझना है कि हम कंप्यूटर्स या उससे जुड़ी किसी चीज के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं। दादाजी, एक बात बताइए, पूछो बेटे। जब भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो उसमें केवल कंप्यूटर को ही क्यों दिखाया जाता है? ऐसा क्यों होता है दादाजी? हाँ दादाजी, ये आईटी का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो बेटे, जब हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं तब हम क्या करते हैं? कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करता है? वो हमारे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और एक बात बताओ, जब कोई इंफॉर्मेशन तुम चाहते हो कि आगे भी चलकर तुम इस्तेमाल करो तो तुम क्या करते हो? वेरी सिंपल, सेव करते हैं। गुड, सेव करते हो, यानी कि तुम्हारा कंप्यूटर उसको सेव कर लेता, स्टोर कर लेता है। अगर तुम अपने किसी फ्रेंड को इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, मैसेज भेजना चाहते हो, तब तुम क्या करोगे? वेरी सिंपल, ईमेल कर दो। गुड, क्या करेंगे? ईमेल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या करते हैं? प्रोसेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है और कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि तुम्हारा आईटी। चलो अब आगे चलते हैं। नए से नए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने की होड़ में शुक्र है कि हम एक चीज नहीं भूले, और वो ये कि अंग्रेजी भाषा में काम करने वाले ये सॉफ्टवेयर भारत की अधिकांश जनता तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक ये उनकी अपनी भाषा में ना हो। मुझे खुशी और संतोष इस बात की है कि भारत सरकार के सूचना और टेक्नोलॉजी विभाग ने TDIL के रूप में मेरा इस्तेमाल कंप्यूटर को आम जनता तक पहुंचाने के लिए किया है। TDIL यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडियन लैंग्वेज जैसे प्रोग्राम के अंतर्गत कई ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं जो कंप्यूटर पर हिंदी में टाइपिंग से लेकर अनुवाद करने तक की सहूलियत प्रदान करते हैं। और TDIL के इस प्रयास ने जापान आदि कई ऐसे देशों की रुचि इस सॉफ्टवेयर में जगाई है जहां अंग्रेजी बोलचाल की भाषा नहीं है। किसी भी तकनीक को किसी खास मकसद के लिए खूबसूरती से अडॉप्ट करने की कला भारतीय वैज्ञानिकों की खासियत है, और उसी का एक उदाहरण है नेत्रविहीन लोगों के लिए खास कंप्यूटराइज्ड ब्रेल, जिसकी मदद से वे टाइप तो ब्रेल की भाषा में करेंगे, पर उसका प्रिंट आउट आप अंग्रेजी या हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं, और हिंदी या अंग्रेजी में लिखे हुए टेक्स्ट को वो ब्रेल लिपि में पढ़ सकते हैं। है ना कमाल की बात? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही एक शाखा CDAC, जो कि पुणे में स्थित है, कि इनोवेशंस का तो मैं कायल हूं। परम जैसे सुपर कंप्यूटर तो इन्होंने बनाए ही हैं, जो कि पलक झपकने की देर में 1 मिलियन कैलकुलेशंस कर लेते हैं। पर इसके साथ साथ उन्होंने भारत की पुरानी सभ्यता और संस्कृति, जो पुरानी लिपियों, लेखों और ग्रंथों में मौजूद हैं, उसे डिजिटाइज कर सदा के लिए सुरक्षित रखने का सराहनीय काम भी किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रास्ते पर बढ़ते हुए हमें कई और मुकाम तय करने हैं। सफर अभी लंबा है, पर शुक्र है कि हम सही रास्ते पर हैं। पर हर रास्ता आसान नहीं होता, और इसका एहसास आपको इस विज्ञान रेल के 5वें डिब्बे में होगा, जहां एंटार्क्टिका की खूबसूरती के साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि यहाँ का रास्ता रोरिंग 40s और फ्यूरियस 50 से होकर गुजरता है, जहां एक समय में इंसान के पहुंचने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। देखो बेटे, एंटार्क्टिका में भी भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के लिए परमानेंट बेस बनाए हुए हैं। पर दादाजी, अंटार्कटिका जैसी बर्फीली और सुनसान जगह पर बेस बनाने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पोल्यूशन नहीं है, और अपने पर्यावरण को जानने के लिए ये जगह सबसे अच्छी जगह है। और ओजोन लेयर
जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती पर आने से रोकती है, उस पर रिसर्च करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। पर दादाजी यहाँ पर साइंटिस्ट रहते कैसे होंगे? अरे बेवकूफ, जब साइंटिस्ट चांद पर अपना बेस बना सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं बना सकते? देख लो दादाजी फिर छेड़ रहा है। बेटे, कहती तो ये बिल्कुल ठीक है। एंटार्क्टिका में रहने वाले वैज्ञानिक जो वहां पर रिसर्च करते हैं, उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस मामले में भारतीय वैज्ञानिक भी पीछे नहीं है। एंटार्क्टिका में अनुसंधान करने के लिए आज कई देशों ने अपने परमानेंट बेसिस बनाए हुए हैं, और ये सचमुच गर्व की बात है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक इसमें पीछे नहीं हैं। गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिका ओशन रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट की एक ऐसी संस्था है जो एंटार्क्टिका और उससे जुड़े समुद्री अनुसंधानों को क्रियान्वित करती है। पर एंटार्क्टिका तो सिर्फ एक पहलू है डीओडी के समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का। समुद्री सतहों के बीच के ताप अंतर को इस्तेमाल करके बिजली पैदा करने का अनोखा काम कर दिखाया है भारतीय वैज्ञानिकों ने, और हिंद महासागर में 1 मेगावाट का ये तैरता हुआ पावर प्लांट इस बात का सबूत है। इसके अलावा मछुआरों को पहले से पोटेंशियल फिशिंग जोन के बारे में जानकारी मुहैया कराना, गहरे समुद्र में खनन, समुद्र के नीचे नीचे पाइपलाइन बिछाने जैसे कोस्टल इंजीनियरिंग से जुड़े कठिन कार्यों में भी भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना लोहा मनवा लिया है। और इनके रिसर्च वेसल सागर कन्या का तो कहना ही क्या। समुद्र के बीचों बीच तैरते हुए मुझे उतना ही मजा आता है जो आज रेल की पटरी पर भागती हुई इस विज्ञान रेल में आ रहा है। आइए अब जरा देखें कि दादाजी और उनके पोते पोती क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक मेरे 5वें डिब्बे में ही उलझे हुए हैं। मेरे इस डिब्बे का थीम पानी से जुड़ा है, और शायद बच्चों को इसलिए यहाँ ज्यादा मजा आ रहा है। क्या देख रहे हो बेटे? दादाजी भाखड़ा डैम। दादाजी, मैं तो इस डैम पर गया भी था ना। जा चुके हो? किसके साथ? आनंद अंकल के साथ? हैं? दादाजी ये काफी ऊंचा है ना? हाँ बेटे, ऊंचा तो है। जब ये बना था ना, तब ये एशिया का सबसे बड़ा डैम था ये। दादाजी, मैंने तो ये भी पढ़ा है कि इस डैम के कारण ही हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा मिला था। बिल्कुल ठीक सुना बेटे आपने। इस डैम में इतना पानी है कि लगभग 13.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की जा सकती है इससे। 13.5 लाख हेक्टेयर्स? बाय गॉड! और तो और लगभग 1200 मेगावाट बिजली पैदा होती है इससे, और वो भी बहुत कम दामों पर। मतलब बिजली और सिंचाई दोनों इसी डैम से? हाँ, और इसीलिए नेहरू जी ने इसके लिए कहा था टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत का मंदिर। जी हाँ, यही नाम दिया था पंडित नेहरू ने भाखड़ा डैम को, आधुनिक भारत का मंदिर। मुझे भी अगर आधुनिक भारत की बेमिसाल स्ट्रक्चर्स को चुनना हो तो मैं सबसे पहले इसे ही चुनूंगा। एक के ऊपर एक 3 कुतुब मीनारों की लंबाई के बराबर इस डैम को बनाने में 300 इंजीनियर और 13,000 मजदूर लगे थे। 50 सालों के बाद भी ये स्ट्रक्चर आज भी बुलंदी से खड़ा है, भारतीय इंजीनियरिंग की जिंदा मिसाल बनकर। और विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 100 सालों तक ये बरकरार रहेगा। भाखड़ा बांध से शुरू हुआ सिलसिला आज भी बरकरार है। जल संसाधनों के समुचित इस्तेमाल से सिंचाई और बिजली पैदा करने की सोच भारत जैसे देश के लिए एक वरदान है। आज सिमटते हुए जल संसाधनों को बरकरार रखने की रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी कारगर तकनीक का तो मैं कायल हूं। ऐसे सफल प्रयासों ने देश के कई भागों में लोगों को जल संयोजन के लिए प्रेरित किया है। इन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश का खंडवा जिला। जहां का एक एक किसान वाटर हार्वेस्टिंग के सभी तरीकों को इस्तेमाल करना जानता है। आज खंडवा जिले की स्थिति ये है कि इतिहास में जो फसलें कभी भी खंडवा में नहीं उगाई गई थीं, उन्हें भी पानी की उपलब्धता से यहाँ उगाया जा रहा है।
इसके अलावा शहरी इलाकों में वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे कारगर तरीका रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग का हो सकता है, क्योंकि शहरों में बरसात का 90% पानी बहकर बेकार चला जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग का ये तरीका कहीं भी कारगर सिद्ध है। गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने और पानी की समस्या को कम करने का यह तरीका हमारे आज को ही नहीं बल्कि हमारे कल को भी संवारेगा, ये मेरा विश्वास है। अरे बच्चे कहाँ गए? ओह अच्छा अच्छा, मेरे छठे डिब्बे में पहुंच गए हैं। अक्षय ये देखना। सारस। Okay. Saras is a 14-seater multi-role aircraft which has been designed by CSIR. Okay. चल हम ऐसा करते हैं, इसके बारे में हम दादाजी से पूछते हैं, उनको बहुत पता है। दादाजी आप उधर चलिए ना, हमें सारस के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। अमूल मिल्क पाउडर। हाँ, अमूल मिल्क पाउडर। अमूल मिल्क पाउडर इंडियन साइंटिस्ट की सबसे सक्सेसफुल स्टोरियों में से एक है। अच्छा दादाजी, अब आप ये सब छोड़िए और मेरे को सारस के बारे में बताइए ना। अरे तुम इसे छोटी बात समझते हो? ये एक समय था जब भारतवर्ष में मिल्क पाउडर मिलता ही नहीं था। देखो, तब हमारी गवर्नमेंट ने विदेशी मिल्क पाउडर प्रोड्यूसर से बात की और उनको यहाँ प्लांट लगाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि भैंस के दूध से मिल्क पाउडर तैयार हो ही नहीं सकता, और क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भैंस का दूध मिलता है, इसलिए वो यहाँ प्लांट नहीं लगाना चाहते। तब हमारे CSIR के वैज्ञानिकों ने भैंस के दूध से पाउडर बनाने की टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, और अब देखो तरह तरह के मिल्क पाउडर मिलते हैं। और ये हमारे CSIR के वैज्ञानिकों की पहली कामयाबियों में से एक है। और आज देखो हम कहां से कहां पहुंच गए। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के वैज्ञानिकों की सफलता की कहानी आज की नहीं है। 60 साल से भी अधिक पुरानी इस संस्था ने मेरा इस्तेमाल कई ऐसी चीजों के विकास के लिए किया है जो व्यक्ति, समाज और उद्योगों को सीधा प्रभावित करती हैं। अब चाहे वो इलेक्शन के समय आपकी उंगली पर लगने वाला वोटर्स इंक हो, या होली के समय खेले जाने वाला हर्बल गुलाल, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सहेली हो, या फिर टीबी की नई ड्रग, डेस्कटॉप कंप्यूटर के रूप में पैरेलल कंप्यूटिंग की बेजोड़ मिसाल हो, या हंसा या सारस जैसे लाइटवेट एयरक्राफ्ट, गरीब किसानों के लिए जिरेनियम जैसे नकदी फसल उगाकर उनसे अच्छे दामों में बिकने वाली कॉस्मेटिक ऑयल निकालने की तकनीक हो, या फिर राजस्थान के सुदूर गांवों में खारे पानी से निजात दिलाने वाला रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट हो। CSIR के प्रयासों ने मुझे प्रयोगशालाओं से निकालकर लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया है, उसके लिए मैं यानी खुद विज्ञान भी उनका ऋणी रहूंगा। चलिए, आज का सफर यहीं तक। रेल की पटरियों पर झूमते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ी थकान सी हो रही है, पर घबराइए नहीं, सोऊंगा नहीं क्योंकि पता है ना, अगर विज्ञान सो गया तो क्या होगा। अगले पड़ाव पर मिलते हैं। नमस्कार।